जी, अब हमने जो टॉपिक पढ़ा दैट इज़ पेरिनियल रिपेयर। सबसे पहले बात करें कि जब वेजाइनल डिलीवरी होती है तो 85% तक जो चांसेस होते हैं कि पेरिनियल ट्रॉमा हो जाएगा 85% प्रेगनेंसीज में। उनमें से 60 टू 70% प्रेगनेंसीज वो होती हैं जिनमें हमें सूचरिंग करनी पड़ती है, और बाकी वो प्रेगनेंसीज होती हैं कि जिनमें अगर पेरिनियल ट्रॉमा हो वो इतना माइनर होता है कि सूचर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला जो स्टेप करना होता है डिलीवरी के बाद वो ये करना होता है कि प्लेसेंटा भी डिलीवर होगी, बेबी भी हो गया, अब आपने वुमन को एग्जामिन करना है केयरफुली और देखना है कि उसको कितने टीयर आए हैं और टीयर की डिग्री देखनी है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। एग्जामिनेशन में हम डिग्री कैसे डिटरमाइन करते हैं कि फर्स्ट डिग्री हम उस टीयर को कहते हैं कि जो सिर्फ स्किन पे हुआ है, सिर्फ पेरिनियल स्किन इन्वॉल्व हुई है। सेकंड डिग्री वो होता है कि पेरिनियम की स्किन के साथ साथ उसके जो मसल्स है ना वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन अभी तक एनल से स्फिंक्टर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्किन और मसल्स में टीयर आया है। थर्ड डिग्री वो होता है कि जिसमें स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं। थर्ड डिग्री को फर्दर उसने डिवाइड किया ए बी सी में। ए में वो होगा कि जो लेस देन 50% जो है ना वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है ना वो टोन हुआ है, वो इन्वॉल्व हुआ है। 3B में ये होगा कि मोर देन 50% जो है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर टीयर आ गया है, और 3C में ये होगा कि बोथ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और इंटरनल एनल स्फिंक्टर में टीयर आ गया। तो थर्ड स्टेज ओवरऑल वो होती है, थर्ड डिग्री वो वाली होती है जिसमें एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ डिग्री वो होती है जिसमें पेरिनियल फेशिया, मसल्स, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और रेक्टल म्यूकोजा, सारी ये स्ट्रक्चर जो हैं ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमने देखी पेरिनियल टीयर की ग्रेडिंग। अब हम आगे वो बता रहा है कि जो पेरिनियल टीयर होते हैं ये मोर कॉमन होते हैं प्रोलॉन्ग लेबर में, और ये भी आपको पता है कि ये प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा कॉमन होते हैं। मल्टीपेरस वुमेन में ये टीयर जो है ना वो इतने नहीं होते क्योंकि उनकी पेरिनियल जो है वो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा, अब ये यूजुअली टीयर आते हैं सेकंड स्टेज के दौरान, क्योंकि सेकंड स्टेज के दौरान जो है वो बेबी और उसकी एक्सटेंशन हो रही होती है और वो प्रीनियल पे एक स्ट्रेच की फोर्स लगा रहा होता है और फिर वो डिलीवर होता है, तो तब जो है ये टीयर आ सकते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की जाए तब भी टीयर आ जाते हैं। जो थर्ड डिग्री टीयर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3% प्राइमरी ग्रेविडा में आते हैं और 0.5% सिर्फ वो मल्टीपेरस में आते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर देखा जाए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर उसका टीयर आए तो इनकॉम्पिटेंस उसकी हो जाती है, जिसकी वजह से फीकल अर्जेंसी डेवलप होती है कि अर्ज आती है, सडन डिजायर, सडन अर्ज आती है टू इवैक्यूएट बुक। और उसके बाद जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है अगर उसकी इनकॉम्पिटेंस हो जाए तो फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। ठीक है, ये जनरली देखा गया है सिम्टम्स के हिसाब से। फिर उसने कहा कि जो थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर्स हैं जिसमें स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो गए थे उनको हमने टुगेदर ग्रुप किया और उनको हमने नाम दिया ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरीज का। और इनकी जो रिपेयर है वो एक ही तरह की जाती है, उसको हम एंड पे देखेंगे कि कैसे हम इनको मैनेज करते हैं ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरीज को। पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट डिग्री टीयर को और सेकंड डिग्री टीयर को कैसे मैनेज किया जाता है। अब अगर सिर्फ फर्स्ट डिग्री टीयर है यानी सिर्फ स्किन पे टीयर आया और माइनर सी लेसरेशन है, कोई ऐसे ब्लीडिंग भी नहीं हुई, तो उसमें जो है ना वो आपको कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जिकल रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना वो मतलब ऐसे ही पेशेंट को विदाउट सूचरिंग या विदाउट रिपेयर भेज सकते हो, वो खुद ही रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर सेकंड डिग्री टीयर टीयर आया है तो उस केस में आपने क्या करना है, वर्बल कंसेंट ले लेनी है पेशेंट से, उसको सारा बता के कि ये प्रोसीजर अब हम इसका रिपेयर करेंगे। एडिक्वेट एनाल्जेसिया आपने देना है, और एनाल्जेसिया जो यूजुअली लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है। ठीक है, लोकली वहाँ पर एनेस्थेसाइज कर दिया जाता है, और फिर आपने अच्छे से वजाइना एग्जामिन करनी है, रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि टीयर या लेसरेशन कहाँ तक गई हुई है। उसके बाद आपने ये करना है कि पोजीशन को ना आप लेथोटमी भी कर सकते हो, क्योंकि जब लेथोटमी पोजीशन होती है तो ज़्यादा अच्छे से व्यू मिलता है, ज़्यादा अच्छा एग्जामिनेशन होता है। फिर आपने एक पैड जो है वो टेम्पोन या पैड उसको हाई इन वजाइना प्लेस कर देना है, जिससे ब्लड लॉस रुक जाएगा। और फिर जो है ना वजाइना के म्यूकोजा को सबसे पहले रिपेयर करना है। सेकंड डिग्री टीयर के रिपेयर में हम वजाइनल म्यूकोजा को पहले रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको थर्ड और फोर्थ डिग्री का रिपेयर पढ़ाऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो है ना हम पहले रेक्टल म्यूकोजा को रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टम को कुछ हुआ ही नहीं है, टीयर इन्वॉल्व ही नहीं किया स्फिंक्टर को, इसमें सिर्फ वजाइना इन्वॉल्व हुई है और जो पेरिनियल स्किन है और मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो उसमें फिर हम पहले वजाइना के म्यूकोजा को रिपेयर करेंगे, अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाएंगे, और फिर जो है ना वो हम एक नोट बांध देंगे एपिक्स पे जाके, कट की एपिक्स पे जाके नोट लगा देंगे। फिर वो कह रहा है कि जो वजाइनल म्यूकोजा उसको क्लोज करने के लिए कंटिन्यू स्टिच आपने लगा दिए। फिर जो मसल्स हैं उनको क्लोज करने के लिए आपने इंटरप्टेड सूचर्स लगा देने। फिर पेरिनियल स्किन को भी क्लोज कर देना, उसमें आप इंटरप्टेड भी लगा सकते हो, कंटिन्यू सूचर भी लगा सकते हो। फिर आपने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जेंटल वजाइनल एग्जामिनेशन करना है कि कोई टीयर मिस तो नहीं हो गया, और अच्छे से जो है वो हमने सूचर लगा दिए हैं। फिर आपने रेक्टल एग्जामिनेशन करना है ये देखने के लिए कि कोई स्फिंक्टर तो इंटैक्ट है, कोई स्फिंक्टर तो टीयर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, और ये भी देखना है कि कहीं हमने सूचरिंग करते हुए रेक्टल म्यूकोजा को तो साथ इन्वॉल्व नहीं कर लिया, कि अगर रेक्टम में सूचर तो नहीं लग गया, अगर रेक्टम में सूचर नजर आ जाए तो आपने उसको फिर रिमूव करके रिप्लेस करना है। और फिर जो है ना वो आपने जो पैड रखा था वजाइना में उसको रिमूव कर देना है, और फिर आपने काउंट कर लेना है कि आपके स्वैब इंस्ट्रूमेंट नीडल सारी पूरी हैं, कोई चीज़ आप अंदर ही तो नहीं भूल गए पेशेंट के, फिर आपकी सर्जरी पूरी हो जाती है। तो मैं अगर इसको रिवाइज करूँ तो सेकंड डिग्री का जो हमने रिपेयर है वो कैसे किया, पहले पेशेंट से वर्बल कंसेंट ले ली, फिर उसको एनाल्जेसिया दिया, यूजुअली लोकल एनेस्थेटिक इनफ होते हैं। फिर हम उसका जो पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, प्रेफर किया जाता है कि लिथोटमी पोजीशन में किया जाए, वजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन,
एक पैड जो है वो प्लेस कर देते हैं हाई वजाइना ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। फिर वजाइना की म्यूकोसा को पहले रिपेयर करते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं, फिर मसल्स पे कंटिन्यू सूचर लगाते हैं, फिर स्किन पे जो है ना वो सूचर लगाते हैं, फिर एंड पे एग्जामिनेशन करते हैं दोबारा से कि कहीं कोई टीयर मिस तो नहीं हो गया। रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं कि रेक्टम का जो है ना वो इंटैक्ट है म्यूकोसा और उसके स्फिंक्टर इंटैक्ट है, कोई सूचर वहाँ पे तो नहीं लग गया। फिर जो है ना वो पैड को रिमूव कर देते हैं वजाइना से और फिर अपनी चीज़ें पूरी कर लेते हैं और आपका जो है ना वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ डिग्री टीयर्स की, जिनको हमने नाम दिया था ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरी, यानी उसमें एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो रहे थे, उसको कैसे रिपेयर करते हैं। इनके रिपेयर के लिए आपने जो है वो सबसे पहले तो इनके लिए ट्रेन प्रैक्टिशनर चाहिए, ट्रेन बंदा ही जो है ना उनको रिपेयर कर सकता है। फिर एडिक्वेट एनर्जीजिया चाहिए। अब वो एनर्जीजिया जो है वो लोकल एनेस्थेटिक से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको रीजनल एनेस्थीसिया उस पूरे रीजन को जो है ना वो एनेस्थेसाइज करना है, या आपको जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो अच्छी एडिक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए। फिर जो है वो रेक्टल म्यूकोसा को सबसे पहले रिपेयर करना है। मैंने कहा था सेकंड में हम वेजाइनल म्यूकोसा को रिपेयर करते हैं पहले, इसमें हम रेक्टल म्यूकोसा को पहले रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जिसमें टीयर आ चुका है उसको रिपेयर करना है, और ये इंश्योर करना है कि मसल आप करेक्टली अप्रोक्सीमेट करो, ये ना मसल में गैप रह जाए, करेक्टली अप्रोक्सीमेट करके उसको रिपेयर करना है, सूचर लगाने हैं। दो तरह की टेक्निक है, एंड टू एंड रिपेयर भी कर सकते हैं कि साथ ला के जोड़ दिया, ओवरलैप टेक्निक भी कर सकते हैं कि एक एज को पकड़ के दूसरे एज के ऊपर ओवरलैप किया फिर सूचर लगाया। दोनों का रिजल्ट तकरीबन एक जैसे आता है, ये नहीं कि कोई अच्छा है कोई कम अच्छा है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, और बाकी सारा प्रोसीजर सेकंड डिग्री के ट्रोमा जैसा है, यानी बाकी सारा प्रोसीजर कि जब आपने स्फिंक्टर को एंड टू एंड एनास्मोसिस से या ओवरलैप टेक्निक से सूचरिंग कर दी, फिर आप जो है वजाइना की तरफ आओगे, वजाइना की म्यूकोसा को रिपेयर करोगे, वजाइना के मसल्स जो हैं उनका टीयर आया उसको रिपेयर करोगे, स्किन पे सूचर लगा दो, फिर एक एग्जामिनेशन फाइनल करोगे कि कोई टीयर रहा तो नहीं गया। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेकंड डिग्री वाला ही आएगा। आगे बताया जी आफ्टर केयर। आफ्टर केयर यूजली रिक्वायर होती है अगर थर्ड या फोर्थ डिग्री का टीयर हो, फर्स्ट में या सेकंड में आफ्टर केयर या फॉलोअप की जरूरत नहीं होती। अगर थर्ड या फोर्थ डिग्री का रिपेयर हो तो रिपेयर करने के बाद, सर्जरी करने के बाद आप पेशेंट को लेग्जेटिव देते हो, जिसकी वजह से ताकि उसको जो है ना वो स्ट्रेनिंग ना करनी पड़े, और 5 to 10 डेज तक उसको हॉस्पिटल में रखते हो, ठीक है, ताकि हम उसका एग्जामिनेशन कर सकें। जब वो फर्स्ट बोवल मोशन करती है फिर उसको यूजली डिस्चार्ज किया जाता है। उसको साथ ओरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं 5 to 7 डेज तक, जितने दिन वो हॉस्पिटल में रहेगी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी लेगी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। उसको ओरल एनर्जीसिया भी डेली देना है, क्योंकि उसको टीयर है, उसकी सर्जरी हुई है, उसको पेन हो सकती है। फिर जो है ना उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप में आपने क्या करना होता है, आपने फिजियोथेरेपी ना करवानी होती है, ठीक है, और 6 to 12 वीक में आके आपने फुल एवेल्युएशन करनी है कि अब सिम्टम्स की क्या डिग्री है। मतलब पेशेंट से जब 6 वीक गुजर गए हैं या 12 वीक गुजर गए हैं, यानी 3 से 4 महीने गुजर गए हैं, अब आप पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आप उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उनकी क्या सिविरिटी है। वो वाली फीमेल जिनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहे, सिम्टम लेस हैं 3 से 4 महीनों के बाद, तो उनमें अब आप कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंट या नेक्स्ट जो है वो विजाइनल डिलीवरी करवाई जा सकती है, सिर्फ 6 to 8% रिस्क है और रिकरेंस का, वरना सेफ है, हम जनरल डिलीवरी करवा सकते हैं। फिर वो वाली फीमेल जो कि कह रही है कि हमें सिम्टम अभी तक आ रहे हैं, सिम्टम खत्म नहीं आए, नहीं हुए, फिर उनमें आपने कहना है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, एंडोएनल अल्ट्रासाउंड करनी है, मैनोमेट्री करनी है। ठीक है, अब इसको फर्दर डिटेल में हम 15 चैप्टर में देखेंगे। और वो वाली फीमेल जिनमें ट्रबल सम सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम है, इनकॉन्टिनेंस है और या अर्जेंसी है, उनमें फिर आपने नेक्स्ट वेजाइनल डिलीवरी को कभी कंसीडर नहीं करना, उनमें फिर आप नेक्स्ट सी सेक्शन ही करवाओगे, इलेक्टिव सी सेक्शन करवाओगे। यहाँ पर हमारा ये जो टीयर वाला सारा टॉपिक है ये खत्म होता है। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है दैट इज एपिसियोटमी। एपिसियोटमी अब एक सर्जिकल इंसिजन है जो पेरिनियम में दिया जाता है। दोनों को डिफरेंशिएट करें, जो पेरिनियल इंजरी आई थी या टीयर आया था वो ये था कि एक्सीडेंटल टीयर आ गया था ड्यूरिंग डिलीवरी। ये जो एपिसियोटमी है ये हम खुद से एक कट लगा रहे हैं, सर्जिकली हम कट लगा रहे हैं, और ये भी सेकंड स्टेज में लगाया जाता है ताकि जो वुल्वल आउटलेट है वो इनलार्ज हो जाए और वेजाइनल ब्रीथ असिस्ट हो। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर्जिकल टेक्निक इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अब वो पहले बता रहा है कि आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लेनी है और एंटीनेटल पीरियड में ले लेनी है, क्योंकि ये बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं होता कि जब फीमेल लेबर में है, उसकी सेकंड स्टेज लेबर में चल रही है, तो तब आप उसे कंसेंट ले, उसे बातों की समझ ही नहीं आएगी तब अच्छे से कि क्या ये कह रहे हैं। तो आपने एंटीनेटल पीरियड में उसे कंसेंट ले लेनी है। फिर जब सेकंड स्टेज आएगी और आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी है, तो फिर आपने एपिसियोटमी करनी है, सर्जिकली की कट लगा देना है वहाँ पर, और जिससे जो है ना वो आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। अगर तो उसको एपिड्यूरल अच्छा एनेस्थीसिया दिया हुआ है फिर तो ज़रूरत नहीं है फर्दर, लेकिन अगर उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया नहीं मिला तो फिर आपने उसको पहले लोकल एनेस्थेटिक से इन्फिल्ट्रेट करना है, फिर ये कट लगाना है। अब वो कह रहे हैं कि कट मिड लाइन में भी लगाया जा सकता है और मीडियो लेटरल भी लगाया जा सकता है। जो मिड लाइन कट है उसके अपने फायदे हैं, मीडियो लेटरल के अपने हैं, लेकिन प्रेफर जो है मीडियो लेटरल एपिसियोटमी को किया जाता है, जो 60 एंगल पे होती है। फिगर 13.2 में उसने दोनों दिखा दिए, तो जो मीडियो लेटरल एट द 60 एंगल होती है। अब जो मिड लाइन है उसका ये फायदा है कि वो एवास्कुलर एरिया होता है, इसीलिए लेस ब्लीडिंग होती है, जल्दी हील कर जाता है, लेस पेन होती है। लेकिन उसमें एक खतरा है कि वो ना
स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से स्फिंक्टर की इंजरी हो सकती है, एनल स्फिंक्टर की। और जो मीडियोलेटरल है वो ये होता है, उसका फ़ायदा ये होता है, उसमें पेन ज़्यादा हो सकती है, बट उसका फ़ायदा ये है कि वो एनल स्फिंक्टर के ना लेवल पे मुड़ जाता है क्योंकि मीडियली, तो वो फिर उसको इन्वॉल्व नहीं करता। उसके बाद एपिसियोटमी को जब सर्जरी के उसके बाद डिलीवरी के बाद रिपेयर करना है तो वैसे ही रिपेयर करना है जैसे आपने पेरिनियल टियर को रिपेयर किया था। अगर वो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, अगर तो ये जो है ना वो आपने मीडियोलेटरल दिया है तो फिर तो उसको वैसे ही रिपेयर कर देना है जैसे सेकंड डिग्री टियर को हमने रिपेयर किया था, पेरिनियल टियर को। लेकिन अगर ये एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर लिया है इसने, तो फिर आपको इसको वैसे रिपेयर करना पड़ेगा जैसे आपने एनल स्फिंक्टर को रिपेयर किया था थर्ड और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर में, ठीक है। तो ये होगी। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि शॉर्ट टाइम जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेन हो सकती है टीयर के बाद, इन्फेक्शन, और मतलब जो आपने कट लगाया उसके बाद पेन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डिस्पेरियनिया हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है यूरिन की या फीसेस की इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। और अगर जो है ना वो एनल स्फिंक्टर पे इंजरी हो और वो आपसे मिस हो जाए, आप उसको ना मैनेज करो, ना ट्रीट करो, यानी आपने मिड लाइन एपिसियोटमी की, फिर आपने सूचर लगा दिया, आपने चेक नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला कि एनल स्फिंक्टर की भी इंजरी हो चुकी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं इनकॉन्टिनेंस की, अर्जेंसी की। तो इसीलिए फिर बहुत ज़्यादा फीमेल की हेल्थ पर इफेक्ट, उसकी सेल्फ स्टीम पर, रिलेशनशिप पर आ सकता है। तो यहाँ पर एपिसियोटमी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हमें टॉपिक करना है दैट इज ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है।